कल कल आज और कल लाल गोयल के संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही सुप्रसिद्ध चिकित्सक का साक्षात्कार करेंगे। यह कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल हेजामडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल हेजामडी FRCP MD हैं। आप को FRCP पिछले वर्ष एडनबरा के द्वारा प्रदान की गई, जो कि एक बहुत बड़ा ऑनर है क्योंकि आपको ऑनरेबल FRCP दी गई। आप प्रोफेसर हैं और यूनिट चीफ हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोरू में। डॉक्टर इस्माइल बहुत ही सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं और आपका जो जब शिक्षण आप करते हैं, आपकी इतना फेमस शिक्षण में है योग्यता है कि स्टूडेंट्स जो हैं आपके यहाँ आने को लालायित रहते हैं कि किसी तरह वो आपके लेक्चर्स को सुने, आपका डिस्कशंस को सुने। आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस के सब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आपका बहुत ज्यादा आपको सम्मानित किया गया है कई बार, कई ओकेजन्स पे, क्योंकि आपका जो आपने इतने सालों तक अपने को डेडिकेटेड रखा है इस प्रोफेशन के लिए। आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स मेडिकल के एग्जामिनर हैं। आपने एग्जामिनेशन जो है लिया है मणिपाल यूनिवर्सिटी की ओर से, KMC दैट इज कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, AJ मेडिकल कॉलेज, केरला यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ सर्विसेज, अरियम मेडिकल कॉलेज एवं कोटायम मेडिकल कॉलेज का भी आपने एग्जामिनेशन लिया मणिपाल यूनिवर्सिटी की ओर से। आप डॉक्टर इस्माइल यहाँ का जो गवर्नमेंट का मैंगलोर का हॉस्पिटल है वेनलॉक हॉस्पिटल, उसमें भी आप कार्यरत हैं, लेकिन आप वहां पर गरीबों को और जिनको जरूरत है उनको बहुत आप चैरिटी का काम करते हैं, मुफ्त दवाई और मुफ्त सब काम करते हैं अपनी ओर से बहुत ज्यादा। आपने अभी तक 9 रिसर्च पेपर नेशनल एंड इंटरनेशनल के जो सुप्रसिद्ध जर्नल्स हैं उसमें प्रकाशित किए हैं। आपने एक किताब ह्यूमन इमोशंस रिगार्डिंग रेप, हेट, एनिमिटी एंड इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड ओवरव्यू, वो भी पब्लिश की है जर्मनी के एक सुप्रसिद्ध पब्लिशर के साथ। आपने देश विदेश के कई साइंटिफिक सेशंस को एज ए चेयरमैन आप चेयर किया है। आप कई बार एज ए फैकल्टी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने एड्रेस किया है। आपको गुड टीचर अवार्ड 2011 और 2015 में दिया गया। आपको जेम ऑफ मेडिकल फील्ड 2019 में अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन बहुत कई संस्थाओं द्वारा, अलग अलग संस्थाओं द्वारा दिया गया है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर इस्माइल आपका हमारे इस कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। डॉक्टर इस्माइल आपके चिकित्सा के बारे में, आपके मेडिकल ज्ञान के बारे में तो सबको पता है, और सिर्फ मैंगलोरू या कर्नाटक या केरला तक ही आपका सुप्रसिद्धि नहीं है, बल्कि देश विदेशों में भी, मिडिल ईस्ट में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी आप ही को परामर्श लेके, आप भले ही वो कितनी भी दूर हो, आपसे ही चिकित्सा अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन आज हम आपसे उस पहलू को जानना चाहेंगे जो बड़ा अछूता है, जो बहुत कम लोग जानते होंगे। आप कहाँ पैदा हुए, आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? डॉक्टर इस्माइल प्लीज। अच्छा, मैं एक विलेज से आ रहा हूँ। बहुत छोटा विलेज है और ज्यादा स्कूल भी उधर नहीं था।
मेरा 5 साल 5वां कक्षा तक एक छोटा एक स्कूल में हुआ है, और उसके वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल था, और 7 और 10 तक और एक गवर्नमेंट स्कूल में गया हूं मैं, और मेरा 8th 9th और 10th वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल में हो गया। सारा मेरा एजुकेशन सब गवर्नमेंट स्कूल में ही हुआ अप टू SSLC तक, 10th तक। 10th के बाद मैं एक प्राइवेट कॉलेज में गया हूं हमारा प्री यूनिवर्सिटी करने के लिए, और प्री यूनिवर्सिटी के बाद मैं मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गया। डॉक्टर इस्माइल, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आज आपका जो बचपन की जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा थी, उस वक्त क्या क्या वहां पे फैसिलिटीज थी? जो आपने बताया कि आप सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में गए पढ़ने, तो वहां पे किस तरह की सहूलियत थी पढ़ने में? कैसा माहौल था? किस तरह आपके घर का माहौल था कि आप पढ़ने के लिए आपको भेजा गया और आप पढ़े उस वक्त? मेरा प्राइमरी स्कूल तो मेरा घर का बाजू में ही था, और स्कूल में कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है। जैसा आजकल जो फैसिलिटी मिल रहा है ऐसा कौन सा फैसिलिटी भी नहीं था। अभी एक स्टैंडर्ड से 3rd स्टैंडर्ड तक हमें नीचे ही बैठना था, बेंच भी नहीं था, चेयर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड में हमें बेंच मिल गया। जब बेंच मिलता है इसका मतलब है कि हमें थोड़ा प्रमोशन हो गया है। सो ऐसा स्कूल में हम पढ़े थे, और हमारा स्कूल टीचर्स बहुत अच्छे थे, इसलिए कि वो मेरा 5th स्टैंडर्ड का टाइम पर मेरे स्कूल टीचर थे, उनका नाम था शंकर शेट्टी। वो बोले कि तुम एक डॉक्टर बनना है। तो वो टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं कैसे डॉक्टर बनूं। मैं तो एक विलेज से आ रहा हूं, और हमारा फाइनेंशियल स्टेट इतना पुअर था कि हमें दोपहर को खाना नहीं मिलता था घर में, इसलिए हम स्कूल जाके उधर अमेरिका से एक सब्जी के मिलता था, वो हम खा के रहते थे। तो वो जमाना था कि हमारा बहुत पॉवर्टी में चल रहा था। ये जो हेजमानी जगह है, सब लोग पोरी थे, 1 या 2 लोग अमीर लोग थे, सो कॉल्ड अमीर लोग, लेकिन अभी का स्टैंडर्ड में वो भी अमीर नहीं थे। तो ऐसा माहौल से हम गुजरे हैं, और 5वां कक्षा के बाद हम दूसरा स्कूल में गए हैं। उधर का भी मेरा टीचर्स लोग बहुत अच्छे थे, सब लोग हमें एनकरेज करते थे। इसलिए एनकरेज करते थे कि मैं स्कूल पढ़ने में अच्छा नहीं था, इसलिए वो लोग मुझे बहुत एनकरेज किए, तुम भी पढ़ सकते हो, तुम भी बड़ा आदमी बन सकते हो। ऐसा बोलने का वजह से मुझे एक एनकरेजमेंट मिला, एक इंस्पिरेशन मिला। उसके बाद मैं सोचा कि मैं भी एक डॉक्टर बनूंगा। तो आप, इसका मतलब डॉक्टर इस्माइल की बचपन में आप पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं थे, लेकिन आपको इंस्पायर किया, आपको बहुत प्रोत्साहन दिया आपके शिक्षकों ने कि भाई आप भी बहुत बड़े बन सकते हो। तो उन्होंने कुछ तो आप में देखा होगा, कोई तो आपकी एक प्रतिभा ऐसी देखी होगी जिससे उन्हें लगा होगा कि ये बच्चा जो है बड़ा होके बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है। कुछ कहीं उन्होंने कुछ ऐसा, क्योंकि वो हर एक से तो ऐसा नहीं कहते होंगे। करेक्ट। ये है कि जब मैं क्लास में था, मुझे कुछ भी बताए तो मैं इमीडिएटली उसको एब्जॉर्ब करता था और उसको ऐसे ही बोल देता था। और मैं बाय हार्टिंग में बहुत मशहूर हूँ। कुछ भी मैं पढ़ूं, दूसरे दिन मैं इसको सब कुछ बोल सकता हूँ, वो भी अब भी मैं कर सकता हूँ। शायद मेरा कंसंट्रेशन और मेरा ग्रास्पिंग पावर शायद मेरा टीचर्स लोग देखे होंगे, शायद उसी का वजह से वो लोग मुझ में कुछ है बोल के सोचे हुए होंगे। तो इस तरह आप 10th क्लास तक आप आए, 10वीं आपने की जी। 10वीं के बाद आपकी उच्च शिक्षा 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन वो कहाँ? एक हमारा मणिपाल यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, मुल्की, विजय कॉलेज मुल्की। वो हमारा गांव से एक 10 किलोमीटर दूर में है। तो उधर हम जाके 1st ईयर एंड 2nd ईयर प्री यूनिवर्सिटी किए हैं। तब तक मैं सोचा था कि मैं अच्छा पढ़ना है, और मेरा क्लास में फर्स्ट आने शुरू किया। 7वां स्टैंडर्ड के बाद 2nd ईयर प्री यूनिवर्सिटी तक मेरा क्लास में फर्स्ट ही आ रहा था। जो भी मेरा सेकंड था, he was way behind my second. So that means I had decided to do something and to show to my teachers that I can do something. तो आप जो 7 से 12 तक फर्स्ट आ रहे थे, तो आपके घर वालों ने भी आपको एनकरेज किया कि आप आगे की शिक्षा लें, या आपने जैसे बताया कि उस वक्त गरीबी बहुत थी, पॉवर्टी थी,
तो किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप बहुत पढ़ लिए, कुछ काम करिए, कुछ पैसा कमाइए, या उस वक्त घर ठीक हो गया था तब तक? नहीं नहीं नहीं, हमारा पेरेंट्स, मेरा फादर और मदर और मेरा ब्रदर्स, वो तो एजुकेशन देने में सबसे आगे थे। अगर हमें पॉवर्टी रहे तो भी वो लोग इधर उधर करके मुझे सिखाने में बहुत सामने गए हैं। और अब भी जो भी मैं अभी हूँ, मेरा पेरेंट्स, मेरा ब्रदर्स और मेरा टीचर्स, और मुझे ऐसा टीचर मिले कि जब हम छोटे थे हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम ये कास्ट है, ये क्रीड है, ये रिलीजियस का लोग है, कभी नहीं महसूस हुआ। अब तक भी मुझे मेरा लाइफ में कभी ये नहीं महसूस हुआ कि मैं दूसरा धर्म का आदमी हूँ और दूसरे लोग दूसरा नहीं। हमारे बीच में, मेरा टीचर और मेरे बीच में धर्म या जाति अब तक आया नहीं है। तो जब आप 12th तक आ गए और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, वो भी वहीं मणिपाल इस कॉलेज से किया, मुल्की से? या विजय कॉलेज मुल्की, मणिपाल, अंडर मणिपाल यूनिवर्सिटी, यस। उसके बाद आपने मेडिकल ज्वाइन किया, तो आप पहले अटेम्प्ट में आए या किस तरह आए, कि आप कंपटीशन था या मेरिट पे आए? थोड़ा बताएंगे उस वक्त? मुझे तो एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेल्लारी में मिला। वो तो प्योरली मेरिट सीट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एक भी प्राइवेट सीट नहीं रहता था वो टाइम पर एटलीस्ट। तो मैं मेरिट सीट में ही एमबीबीएस किया हूँ। और एमबीबीएस में मैं उतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा एवरेज स्टूडेंट था। एमबीबीएस का टाइम पर बहुत एंजॉय भी किए थे, इसलिए ज्यादा पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिला था। एनीवे, एवरेज, जो कि मेरा एक मेरा स्पेशलिटी था कि एक बार मैं कुछ लेक्चर सुनूं या एक बार मैं पढ़ूं, मुझे और एक बार पढ़ने का जरूरत नहीं रहता था। मैं बहुत अच्छा ग्रास्प करता था, तो इसलिए आई कुड पास एवरी क्लास and I came out without any problems. I passed all the semesters and classes and I did my final year MBBS. And then after doing my house surgery, तो आप जब आपने एमबीबीएस करा, उसके वक्त आपको मन में कुछ ऐसा विचार क्यों आया कि मैं मेडिसिन में जाऊं? सर्जरी में जाने का नहीं सोचा, क्योंकि सर्जन ज्यादा पैसा कमाते थे, मेडिसिन का इतना नहीं था उस जमाने में। अब तो सभी डॉक्टर्स अच्छा कमाते हैं जी। वो तो बात है, मुझे तो डॉक्टर बनने का और फिजिशियन बनने का 5वां क्लास में से ही मुझे सिर्फ फिजिशियन बनना था। सर्जरी तो मेरा इज नॉट माय कप ऑफ टी। आई नेवर लाइक्ड सर्जरी एंड आई डिडंट वांट एंटर द सर्जिकल रूम आल्सो, द सो कॉल्ड ऑपरेशन थिएटर। ये ऑपरेशन थिएटर तो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया डेवलप करता था, इसलिए मैं कभी सर्जन बनूंगा बोल के सोचा ही नहीं था। एमबीबीएस के बाद अगर मुझे एमडी सीट नहीं मिलता तो मैं एमबीबीएस में ही बैठने वाला था। तो एमडी आपने कहां से किया? और वो, क्योंकि एमडी सीट तो बहुत डिफिकल्ट मिलता है, हर एक को नहीं मिलता, और आपने कहा आप एमबीबीएस में एवरेज स्टूडेंट थे, तो आपको एमडी सीट किस बेस पे मिला? क्योंकि वो तो बहुत मेरिट पे और अच्छी परसेंटेज वालों को ही मिलता है। या एमडी तो मैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर अंडर द मणिपाल यूनिवर्सिटी में किया हूँ। मैं एमडी सीट के लिए क्वालिफाई हुआ था, इसलिए मुझे एमडी सीट ही मिला। अगर मैं जो एवरेज स्टूडेंट है तो भी फिर भी मेरा मार्क्स तो बहुत अच्छा था, तो इसके लिए मुझे एमडी सीट मिला है। वो भी मेरिट सीट ही था, तो एमडी फिनिश किया। तो आपने, जो आपकी जर्नी शुरू हुई एक छोटे से गांव से, एक छोटे से स्कूल से, आप घर के बगल का स्कूल, और आप धीरे धीरे पढ़ते हुए, जबकि आप बहुत ही, आप खुद कह रहे हैं शुरू में बड़े एवरेज स्टूडेंट थे, घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने धीरे धीरे लगन के संग करते हुए, और जो आपने अपनी खूबी बताई कि आप कोई भी चीज एक बार देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो आप, ग्रास्पिंग पावर आप में बहुत अच्छी है, तो आपने एमडी कर लिया। एमडी के बाद फिर आप शिक्षण में गए या आपने प्रैक्टिस शुरू की? उसके बाद आपने क्या किया? वो दो भी एक ही बार शुरू किया। मैं एमडी होने के बाद प्रैक्टिस शुरू किया और 10 महीने के बाद कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में मेडिसिन में लेक्चरर बन के ज्वाइन हुआ। लेक्चरर बनने के बाद एज यूजुअल इसके बाद प्रमोशन मिला। लेक्चर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ऐसा। अभी तो मैं प्रोफेसर हूं और यूनिट हेड हूं एक मेडिसिन डिपार्टमेंट में।
तो इस जर्नी में जो आपने इतना लंबा सफर तय किया है और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, कुछ ऐसे संस्मरण जरूर होंगे आपके जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कि जो आपने देखे या आपने महसूस किए, वो क्या संस्मरण रहे आपके, चाहे वो बचपन के हों या मेडिकल के हों या एमबीबीएस के हों या एमडी के हों, वो क्या संस्मरण रहे आपके? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारा अंदर एक बात रहना कि मुझे कुछ करना है। अगर हमारा पास एक विल पावर है कि मुझे कुछ करना है, भगवान ने हमें ऐसा करता है कि हम उसको अचीव कर सकते हैं। नहीं तो मैं कभी नहीं सोचा था, जैसे आप बोले एक विलेज में आके एक प्राइमरी स्कूल, उसमें टीचर सिर्फ 2 लोग थे, वो होल स्कूल में सिर्फ 2 टीचर्स थे। दैट वाज माय स्टेपिंग स्टोन इनटू दिस एजुकेशनल सिस्टम। सो उधर से जब हम आए हैं, जब मेरा टीचर मुझे इंस्पिरेशन किया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, मेरा अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, एक फायर आ गया मेरा हृदय में कि मैं भी कुछ बन सकूं। तो वो फायर रहना है, वो हमें एक क्या बोलते हैं, विल पावर होना है कि तुम्हें बनना है और हम बन सकते हैं। हमें बड़ा आदमी बनने के लिए पैसा का जरूरत नहीं है, हार्ड वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे बड़े बड़े डॉक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड और बड़े बड़े जो भी लोग बड़े बड़े लोग हैं, वो सब बहुत नीचे से ऊपर आए हुए हैं। जी। तो नंबर 1 एक टीचर का इंस्पिरेशन रहना है और स्टूडेंट का वो अर्ज रहना है कि मुझे कुछ करना है। तो उस वक्त जब बचपन में आप एवरेज स्टूडेंट थे, आपके जो सहपाठी थे, जो आपके क्लास फेलोज थे, और आपकी लगन थी कि आपको कुछ बनना है, क्या वो अभी आप कभी आपसे नहीं कहते थे कि तुम इतना बड़ी बड़ी बात क्यों सोचते हो, तुम तो बहुत एवरेज स्टूडेंट हो, क्यों इतना सोचते हो? ऐसा कभी हुआ? Yes, very much. Every one of them were making fun of me when I started telling them in the 5th standard I am going to become a doctor. Every one of my classmates made fun of me and they said you will be called as a fake doctor. But every time they tell me that, that made me achieve more. That made me do more hard work. That is why whenever, even now when I am in the medical college, I am always with the below average students. I like them. I always give them inspiration. I tell them that you also can become big person, and that is how we can inculcate an encouragement in the students. And that is why we should never allow our students to be subdued just because they don't know the subject, just because they are not read. It does not mean that tomorrow they are not going to be big. Whichever people we think are small, tomorrow they are going to be the big persons in the world. तो ये जो आपका मूल मंत्र है कि हर एक को एनकरेज करना है, जो भी चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, तो ये मूल मंत्र आपके जो और सहयोगी हैं या और भी टीचर्स हैं, क्या वो भी इसको अपनाते हैं, या वो इस बात पे भी आपका मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये इतना वीक स्टूडेंट है और आप इसके बारे में इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि कल ये बहुत बड़ा आदमी बन? नहीं, हमारा कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज का ये ट्रेंड है और ये फिलॉसफी है कि हम सारे स्टूडेंट्स को लेके हम जाते हैं, पर्टिकुलरली एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को हमारा होल डिपार्टमेंट एंड हमारा मेडिकल कॉलेज एज इट is giving lot of encouragement to every one of them. So that is one of the reason we are getting a very good result year after year and year after year. तो आज जो मेडिकल कॉलेजेस की हालात हैं, आपने तो पूरी तरह से देखा कि पहले, अब जो प्राइवेट इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और खासकर मैंगलोर में तो इतने सारे हैं, पर ऑल ओवर इंडिया खुले, तो आप क्या सोचते हैं कि जो पहले शिक्षा का स्तर था जब आप पढ़ रहे थे और जो आज शिक्षा का स्तर है, वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वो बढ़ा है या कम हुआ है पहले से, या वही वैसा ही है जैसा पहले था? नहीं, इनफैक्ट आजकल का तो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड स्टैंडर्ड इज फार बेटर देन व्हाट इट वाज बिफोर. If we compare to a government college, the private medical colleges are doing far better, and the teachers are very much involved with the students, and every teacher wants their students to come up in their academic careers and in life. In fact, the present day education system of the Medical Council of India,
now is far better than what it used to be before. So I think it is not diluted just because of a lot of private medical colleges. The teaching and the standard is absolutely not diluted at all. आपके साथ जो आपके सहपाठी थे, आपके क्लासमेट्स थे मेडिकल में, क्या वो भी आप ही की तरह काफी सफल डॉक्टर बने? कोई ऐसा आप संस्मरण सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आपको याद हो मेडिकल कॉलेज का, कि जब आपस में कभी जैसे होता है, आपस में लोग कहते हैं कि भाई तुम क्या बनोगे, आप क्या बनेंगे, मैं ये बनूंगा, ऐसा कोई ऐसा संस्मरण है? और आज आप जब मिलते हैं इतने सालों बाद, रियूनियन करते हैं, तब पता चलता है कि आपने क्या कहा था और आप क्या बने। Correct. Now everybody, whenever we are meeting in a reunion, we are all surprised at how we came up to this level. In fact, मेरा बहुत classmates है, वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है, they are in UK, they are in Australia, they are in New Zealand, and few of them are in Japan also. In fact, they are doing far better than all of us are doing here in India. In fact, more than 50% of my classmates are abroad. And in fact, one of my classmates is one Dr. Sujit Sikwera Prabhu from Mangalore. He is one of the topmost skull-based surgeon in MD Anderson Center, one of the topmost cancer institution in the world. Another one of my classmates whom we never expected he will do very well, I don't mention his name, he is one of the topmost gastroenterologists in Ohio in United States of America. So whatever we thought, whomever we thought is very good, they are now average, and whomever we thought are very bad, they are all gone beyond our thinking capacity. So that is what is called life. तो आपका कहना है कि भले आप एवरेज स्टूडेंट हो, या ये डिपेंड करता है कि कितना आप हार्ड वर्क करके, या आप अपना एम्बिशन क्या रखते हैं, जो आपने भी दिखाया कि आप एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए आज आप इतनी प्रसिद्धि पे पहुंचे। आज आप जब चिकित्सा में इतना नाम कमा रहे हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो पहले जब आपने शुरुआत की होगी अपने कैरियर की, उस वक्त इतने सारी बीमारियां नहीं थी जो आज देखने को मिलती हैं? क्या कारण है डॉक्टर इस्माइल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, दवाइयां बढ़ रही हैं, लेकिन बीमारी जैसे आगे आगे दौड़ रही है और हम लोग पीछे चलते रहते हैं? हम कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर आगे हो जाएं और बीमारियां पीछे छूट जाएं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड आ गया, 2 साल पहले हम सोचे ही नहीं थे कि ऐसे एक बीमारी आने वाला है, और ये बीमारी आ गया, हम सब लोग पीछे हट गए हैं, साइंस में पीछे हट गए, लेकिन प्रैक्टिस में और आगे हैं, पेशेंट देखने में आगे हैं। लेकिन जब नया नया इन्फेक्शन आएगा, नया नया कुछ चैलेंजेस आएगा, हम उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें टाइम लगता है। सो जब तक वो आएगा, करेक्ट ट्रीटमेंट आ जाएगा, तब तक हमें थोड़ा what you call, we have a little bit of lagging behind kind of things. So in the same way, about 100 years ago during Spanish flu, 50 to 100 million people all over the world died. Even at that time, they did not have any medicine. They found medicine after many years later, and vaccine came many years later. In fact, we are far better. H1N1 vaccine took 40 years to get the vaccine, whereas in COVID, within 10 months we got a vaccine, and this vaccine is something which is a fantastic one, which everybody should take. It will prevent the disease. In fact, in science, we are far ahead than what it is. In 1918, 1920, 100 million people died. But in COVID, so far, people died is only about 3.5 million. That itself is a great achievement for a disease like COVID, which spreads faster than the H1N1 or otherwise called Spanish flu. So in fact, though we are at the back now, we will definitely go in front. We will try to beat this virus and all these kind of new challenges with our science and technology. I think by God's grace, we will definitely achieve a health for everybody soon. डॉक्टर इस्माइल, आप चिकित्सक बने, आपने इतना नाम कमाया, आपने अपने फैमिली में बच्चों को भी चिकित्सक बनाया है, तो ऐसा आपने क्योंकि क्या सोच के सोचा कि बच्चों को भी इस लाइन में भेजें? क्योंकि जो एक मेडिकल डॉक्टर की जो लाइफ होती है वो काफी
लोग बाग भले ही अच्छा मानते हैं और सबको लगता है, लेकिन वो बहुत संघर्षपूर्ण लाइफ होती है, क्योंकि आप लोगों का कोई समय नहीं होता। रात के 2 बजे 3 बजे भी कोई भी आपको फोन करके बता सकता है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, और डॉक्टर को रात में भी जगना पड़ता है। तो जब ऐसा वातावरण घर में होता है तो बच्चों को लगता है कि ये कोई लाइफ नहीं है, और जो उनके बिजनेसमैन के जो बच्चे होते हैं वो छुट्टियां मनाने बाहर घूमने जा रहे हैं, और हमारे घर में फादर हमारे लगे हुए हैं कि अभी हॉस्पिटल जाना है रात में। तो ऐसा भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ बच्चों को या आपकी फैमिली में? नहीं, मैं मेरे बच्चों को फ्रीडम दिया था, फ्री हैंड। कौन सा सब्जेक्ट आप लेना है ले लीजिए, हमारा कुछ भी फोर्स नहीं है। लेकिन वो लोग मुझे देखे हैं और सोचे कि ये भी इतना संघर्ष करते हैं, हम थोड़ा संघर्ष करें, तो वो लोग भी इसी में चले गए। और हमारा बेटा और बेटी 2 भी डॉक्टर्स हैं, मेरा दामाद और मेरा बहू भी डॉक्टर है। सो सब लोग सोचे कि ये डॉक्टरी अच्छी बात है। ऑफ कोर्स संघर्ष तो बहुत करना पड़ेगा, डे एंड नाइट का काम में लगना पड़ेगा। फिर भी इसमें एक बात है कि सब लोगों का दुआ इसमें रहते हैं। जब पेशेंट ठीक होके जाते हैं वो टाइम पर वो लोग जो दुआ देते हैं और भगवान से मांगते हैं कि हम अच्छा हो, वो इससे बढ़कर कोई बात नहीं होता है। पैसा तो आता है, पैसा तो जाता है, और बहुत सारे लोग पैसा देने में ताकत नहीं है उनको सब। पर्टिकुलरली कोविड का टाइम पर पैसा किसके पास भी नहीं है। फिर भी जब एक सीरियस पेशेंट अच्छा होके जाते हैं, वो जो संतृप्ति हमें मिलता है वो कौन सा बिजनेस में या कौन सा डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। मैं 33 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये 33 ईयर्स में प्रैक्टिस करने के बाद आप जब मुझे पूछेंगे क्या मिला आपको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 95% of my patients and every doctor's patient, they give lot of blessings to the doctor. That is more important than some of the patient may tell that this doctor is bad, he has done this to us, he has done to that us. That is nothing compared to what you get from the heart of the patient, and they will always make a lot of prayer for you. That keeps us going. That's it. बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने कि कितनी दुआएं मिलती हैं। आपको पिछले साल एफआरसीपी मिला, और वो भी ऑनरेरी वाला, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है, और वो एडिनबरा में आप नहीं जा पाए, उसका कुछ मलाल है मन में? अभी तो एक्चुअली मैं लास्ट ईयर जाना था, 2 बार हमारा पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से, और एडिनबरा यूनिवर्सिटी खुद बोले कि आप लोग नहीं आने का। बट one day when the COVID is gone, or when we are all vaccinated, they will be inviting us, and again we will be going there. Definitely we will go to Edinburgh. आप तो सारा दुनिया घूमे हुए हैं, आप जानते हैं, तो एडिनबरा बहुत अच्छा जगह है, तो इसलिए मुझे भी उधर जाना है, एक थोड़ा मन है। और जब कोविड खत्म हो जाएगा, नहीं तो वैक्सीन जब सारा जगह पर हो जाएगा, जब ये शुरू हो जाएगा यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम, तो हम जाने वाले हैं इंशाल्लाह। बहुत 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 बढ़िया बात आपने बताई। चलते चलते आप क्या इस युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि युवा पीढ़ी जो थोड़ा सा आज दिशाहीन, थोड़ा परेशान है इस कोविड की वजह से, 1.5 साल हो चुका है एग्जामिनेशन के, अतः अभी भी थोड़ा असमंजस स्थिति है, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? यस, नंबर 1, हार मानना नहीं है। हार मानने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि in every disadvantage we have to take an advantage. That is the most important principle of life, number 1. Number 2, don't think that you are behind. Feel that you also can achieve what anybody can achieve. Don't ever think you are inferior. Never to have that quality of inferiority, and feel that whatever possible from your side, you do it, and you will get what you want and what you deserve. बहुत 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 धन्यवाद आपका डॉक्टर इस्माइल, कि आज आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और इतने अच्छा संदेश दिया। आपकी जो जीवन है कितना प्रेरणादायक है, और मैं अब लगता है वास्तव में कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हों वो कितने अपने आप को भाग्यशाली समझते होंगे कि उन्हें आप जैसा एक इतना अच्छा शिक्षक, जो खाली पढ़ाने में ही नहीं बल्कि हृदय से इतना अच्छा आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो टुडे एंड दिस प्रोग्राम, जो आज का कार्यक्रम है वो V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से और संवाद सरोकार न्यूज से
एवं फेसबुक एवं यूट्यूब पे सीधा प्रसारित किया गया. And our endeavor is to bring to you everyday new topic. And tomorrow media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. The topic is facts of Lakshadweep agitation. And our participants are Dr. C.V. Anand Bose, IAS, one-man expert commission on labor, Government of India. Miss Nirmal Kaur, IPS, former Director General of Police, Jharkhand. Mr. P.K.D. Nambiar, marketing strategist and political analyst, Managing Director and CEO, Flag Communication, Chairman, B Square Group, New Delhi. Please tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इस्माइल आपका कि आज आप हमसे जुड़े और हमारे कल, आज और कल लाल गोयल के संघ के दर्शकों को आपने अपने जीवन के उन अछूते पहलू के बारे में बताया जो अभी तक काफी लोगों को नहीं पता था. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका.